हम लोग क्या, जब संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ा जाता है या संविधान से किसी प्रावधान को हटाया जाता है, वही संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान में संशोधन करने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है और संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत लाया जाता है। और भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। आपको बाबू, जहां तक भारतीय संविधान में संशोधन का सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार होता है भारत की संसद को, भारत की संसद को। तो एक मिनट आप समझिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया है, कहां से? और इसकी चर्चा है 368 में। और संविधान में संशोधन करता है संसद। कौन करता है? संसद। और अब संविधान में संशोधन को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक। जहां तक संविधान संशोधन विधेयक का सवाल है, अब सवाल यह उठता है कि संविधान संशोधन विधेयक कहां आता है। तो संविधान संशोधन विधेयक का जहां तक सवाल है, तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। संविधान संशोधन विधेयक का सवाल अगर देखा जाए, तो जो संविधान संशोधन विधेयक है, यह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। समझे? संविधान संशोधन विधेयक ये जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में ही आएगा या पहले राज्यसभा में ही आएगा, नहीं, किसी भी सदन में आ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आएगा, नहीं, बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। और जो भी सदन में आएगा, पहले वह सदन उसे पारित करेगा, फिर दूसरा सदन में जाएगा, दूसरा सदन पारित करेगा, और फिर जब दोनों सदन पारित कर देगा तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और संविधान संशोधन विधेयक पूर्ण माना जाएगा। अब मान लिया जाए संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, वह विधेयक लोकसभा में गया, लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा 6 माह तक उस विधेयक पर कुछ भी नहीं बोला, यानी एक सदन पारित किया, दूसरा सदन में लंबित है। तो संविधान संशोधन विधेयक को लेकर अगर मान लिया जाए दोनों सदनों के बीच विवाद होता है, तो संविधान संशोधन विधेयक को लेकर अगर दोनों सदनों के बीच विवाद होता है, तो कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। कोई संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। और जब संसद का दोनों सदन संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर देता है, तत्पश्चात यह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। मतलब यहां पर 3 4 5 बात। पहली बात, संविधान संशोधन विधेयक कौन सदन में आता है? दोनों में से कोई भी। दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर अगर दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है, तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? नहीं ना, नहीं बुलाया जाता। तीसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, हाँ या ना? हाँ। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया है 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया है। तो कौन संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया? 24वां संविधान संशोधन 1900। बात समझ में आया? अब देखिए, अभी तक भारत की संसद ने सैकड़ों संविधान संशोधन किया है, सैकड़ों 100 से अधिक संविधान संशोधन किया है। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, प्रथम संविधान संशोधन, गौर कीजिएगा, प्रथम संविधान संशोधन। देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और संविधान में संशोधन होना शुरू हो गया 1951। और जानते हैं बाबू, संविधान में संशोधन के प्रावधान इस बात की ओर इशारा करता है कि देश प्रगति का सूचक है। मतलब देश प्रगति का सूचक है, मतलब आगे जैसे देश बढ़ेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, कुछ प्रावधान हटाए जाएंगे, कुछ प्रावधान नए जोड़े जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रगति का सूचक नहीं हुआ। और संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को शामिल करके यह दिखलाया कि हमने जो संविधान बनाया है उसमें भी दोष हो सकता है। आने वाले लोग हमारी गलतियों को सुधार कर उसको हटाकर उसमें नए प्रावधान जोड़ सकते हैं। यह सब चीज दर्शाता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उपलब्ध होना।
1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 ईस्वी से संविधान में संशोधन होना शुरू हो गया। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ, प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ, इस संविधान संशोधन के तहत अगर देखा जाए तो इस संविधान संशोधन के तहत भारत से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। और आपको अगर देखा जाए तो संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई। नवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें भूमि सुधार को शामिल किया गया। भूमि सुधार को शामिल किया गया। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 4 अनुसूची तो बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुए जिसके तहत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। साथ ही साथ नवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें भूमि सुधार को शामिल किया गया। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और संविधान में संशोधन कब से शुरू हो गया? 1900। प्रथम संविधान संशोधन के तहत किसका उन्मूलन हुआ? प्रथम संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? और जानते हैं 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो आपसे पूछा जाता है कौन अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा, कौन अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है? 9वीं ना। चलिए आगे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, इस संविधान संशोधन के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। और इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। जानते हैं बाबू, लोकसभा में मूल तौर पर अगर आप देखेंगे तो मूल तौर पर लोकसभा में 500 सीट हुआ करता था। कितना? 500। 7वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। इसके बाद इसी संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह बात कहता है, यह प्रावधान किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। और इसके बाद आपको अनुच्छेद 214 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अगर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता तो देश में 28 को उच्च न्यायालय होता ना हो। लेकिन देश में 28 को उच्च न्यायालय है नहीं ना है? क्या गो है? 25 गो ना। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हुआ, होगा या है। देखिए ना, महाराष्ट्र और गोवा के लिए एगो ना है, पंजाब हरियाणा के लिए एगो ना है, असम नागालैंड सब के लिए एगो ना है। बोलिए, है ना हो? चलिए, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक और प्रावधान किया गया। यह किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। समझे? तो याद रखिएगा बाबू, कौन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1900। कौन संविधान संशोधन के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ? आगे, कौन संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1900। और कौन संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? और कौन संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1900। भारत में वर्तमान में कितना उच्च न्यायालय? 25 ना। बिहार का उच्च न्यायालय कौन है? पटना उच्च न्यायालय ना। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? 1916। अब पटना विश्वविद्यालय का गठन 1917। इसके बाद आगे है अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसके तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।
21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसके तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंधी पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे और गुजरात जैसे राज्यों में, मूल तौर पर पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में बोला जाता है सिंधी, पंजाब और गुजरात। तो सिंधी को राजभाषा का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत? किस संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन 1900। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन संसद करेगा। संशोधन संसद करेगा, मौलिक अधिकार में संशोधन संसद करेगा। और साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन संसद करेगा, यह प्रावधान, और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये दोनों प्रावधान 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ है। तो कौन संविधान संशोधन यह कहता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन संसद करेगा? कौन संविधान संशोधन यह कहता है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? कौन संविधान संशोधन विधेयक यह कहता है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? 24वां संविधान संशोधन 1900। फिर इसके बाद है 31वां संविधान संशोधन 1972। इसके तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 525 से बढ़ाकर 500, यानी मूल तौर पर लोकसभा में 500 सीट था। और दो संविधान संशोधन, 7वां और 31वां, इन संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो कौन संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया? 31वां ना। इसके बाद आगे अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इस संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो यह जो संविधान संशोधन है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में आमूलचूल परिवर्तन हुए, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। और लगभग आप विश्वास मानिए कि संविधान के अधिकतर भागों में संशोधन हुए, जिस वजह से 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए वो 3 शब्द था समाजवाद, अंतनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। फिर इस संविधान संशोधन के तहत जो है 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। और जो 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए वो 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे 39 का क, 43 का क, 48 का क। फिर इसके बाद इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 का क जोड़ते हुए संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। फिर इसी संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसी संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो है आपको, जैसे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, सबका अपना एक कोरम होता है। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का कोरम होता है उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। जितने सदस्य है उसका कम से कम 1/10 भाग सदन में मौजूद होगा, तब सदन काम करना शुरू करता है। समझ गए? तो ये चीज है बाबू। तो लोकसभा विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। समझ गए? तो ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। तो आप ये सब बात याद रखिएगा। बताइए, कौन संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? कौन संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए कौन कौन है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन जोड़े गए? कौन संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? कौन संविधान संशोधन के तहत लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? कौन संविधान संशोधन के तहत लोकसभा विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया? 42वां ना। इसके बाद आगे है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अगर देखा जाए तो संपत्ति के अधिकार को
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया। इसके बाद इस संविधान संशोधन के तहत अगर देखा जाए तो पुनः लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को फिर से बहाल कर दिया गया। कोरम की अनिवार्यता को फिर से बहाल कर दिया गया। इसके बाद इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकालीन प्रावधान को सशक्त बनाया गया। इस संविधान संशोधन के तहत अगर देखा जाए तो आपातकालीन प्रावधान को सशक्त बनाया गया। आपातकालीन प्रावधान को सशक्त बनाया गया। आपातकालीन प्रावधान को सशक्त बनाया गया। कैसे? तो 144वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात लागू करेंगे। राष्ट्रीय आपात लागू करेंगे। दूसरा यह कहा गया कि सशस्त्र, दूसरा यह कि 44वां संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर, आंतरिक अशांति को हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। और इसी संविधान संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित नहीं होगा। समझ गए? ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़े गए हैं। बताइए कौन संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। कौन संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया? 44वां संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे? 44वां ना। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची के तहत जो है दल बदल कानून को लागू किया गया और इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 10वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा? कौन संविधान संशोधन? 10वीं अनुसूची में क्या है? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। फिर 61वां संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन 1988, यह लागू हुआ है 1989 में। इसके तहत जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, कौन संविधान संशोधन? इसके तहत आगे इसके बाद 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किए गए। दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किए गए। फिर इसके बाद आगे है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किसे राजभाषा का दर्जा दिया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और पंचायती राज को 29 विषय काम करने के लिए दिए गए। और यह जो 73वां संविधान संशोधन है यह लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993। और जहां तक पंचायती राज का सवाल है, सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन कहां हुआ? राजस्थान के नागौर में, उसके बाद आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला में। और फिर आपको पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश कौन किया? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश कौन किया? अशोक मेहता समिति। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन समिति के सिफारिश पर दिया गया है? LM सिंघवी समिति। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। लेकिन पंचायती राज को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास कौन संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 64वां। पंचायती राज को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास 64वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, लेकिन हो नहीं पाया। अंततः पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत। और इसी संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और इसी संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है और SC ST को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला है। और इसी वजह से मुखिया पति होता है, मुखिया होती है पत्नी, काम करता है पति, यही ना होता है। चलिए फटाफट बताइए तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन संविधान संशोधन, इसके तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया?
इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंचायती राज को कितना विषय काम करने के लिए मिले? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? कब लागू हुआ है? 24 अप्रैल 1993। इसके बाद आगे बताइए, देश में पंचायती राज का उद्घाटन पहली बार कहां हुआ है? राजस्थान के। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। इसके बाद पंचायती राज त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश कौन किया? बलवंत राय मेहता। 2 स्तरीय अशोक मेहता। और इसके बाद जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा एल एम सिंह भी कमेटी की सिफारिश पर। और 1 मिनट हल्ला नहीं कीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, गॉडगिल समिति, LM सिंघवी समिति, 64वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ये सब पंचायती राज संस्था से संबंधित है। फिर सरकारिया आयोग, पूंजी आयोग, राजमन्नार आयोग, ये सब केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति है। फिर इसके बाद जेपी वर्मा नहीं, जेपी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, कारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, इस सब समिति का संबंध है चुनाव सुधार से। तनखा समिति का भी संबंध है चुनाव सुधार से। फिर एक बोहरा समिति है, बोहरा समिति का संबंध है राजनीति में अपराधीकरण से। बोहरा समिति का संबंध है, समझे? इसके बाद अच्छा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण, कौन संविधान संशोधन? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण मिला? 1/3। और अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो उसे बढ़ा सकता है, लेकिन घटा नहीं सकता है। और राज्य विधानमंडल चाहे तो बढ़ा सकता है। और हमारे नीतीश जी, जो भी कहिए, नीतीश जी जो है महिला प्रेमी है, महिला को लेकर खूब काम किए, समझे? तो सुनिए, बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। तब ना मुखिया पति सब मिलता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में जो है नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और नगरपालिका को टोटल 18 विषय काम करने के लिए दिए गए। और इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। और आप एक बात जानिए बाबू, 74वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को नगरपालिका में भी 1/3 आरक्षण दिया गया। और जो 74वां संविधान संशोधन है यह 1 जून 1993 को लागू हुआ है। 1 जून 1993 को लागू हुआ है, समझ गए ना? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं ना। इसमें क्या है? नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका को संवैधानिक? इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नगरपालिका को कितना विषय काम करने? महिलाओं को नगरपालिका में 1/3 आरक्षण। कौन संविधान संशोधन? 74वां ना। और यह संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? 1 जून 1900। इसके बाद आगे है बाबू आपको 84वां संविधान संशोधन 2001। इसके तहत जो है यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में 2026 ईस्वी तक लोकसभा और विधानसभा सीट एज इट इज बने रहेंगे। लोकसभा और विधानसभा में 2026 ईस्वी तक एज इट इज सीट बने रहेंगे जो पहले से है। फिर 86वां संविधान संशोधन के तहत आपको शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट का भी दर्जा दिया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी शामिल किया गया, दोनों। 86 के बाद अगला अगर देखा जाए तो अगला है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा।
91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। और राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा और कम से कम संख्या में 12। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा और राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा और कम से कम 12 होगा। यह प्रावधान कौन संविधान संशोधन 91वां ना? हाँ। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अगर देखा जाए तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली, एस से संथाली। बोडो असम में बोला जाता है, डोगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में। तो देखिए मूल संविधान में जानते हैं 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी 15वां भाषा। फिर 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 15-3-18 हो गया। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार राजभाषाओं की संख्या 18+4 कितना हो गया? 22 और वर्तमान में राजभाषा है 22। इसके बाद आगे है 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति को लेकर प्रावधान किया गया। सहकारी समिति और 97वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में एक नया भाग 9 का ख जोड़ा गया और एक नया अनुच्छेद अगर देखा जाए तो एक नया अनुच्छेद जो है 43 का ख जोड़ा गया। और 97वां संविधान संशोधन के तहत 19 के 1 के सी में भी सहकारी समिति को लेकर प्रावधान किया गया है। तो जो सहकारी समिति है 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जो सहकारी समिति का गठन किया गया है, सहकारी समिति को लेकर प्रावधान भाग 9 के ख में है, अनुच्छेद 43 के ख में है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत सहकारी समिति को लेकर प्रावधान 19 के 1 के सी में है। इसके बाद आगे जो है आपको 99वां संविधान संशोधन 2015 के तहत एनजेएसी के गठन का प्रावधान किया गया है। एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। देखिए अभी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की मदद से करते हैं। तो जिस कोलेजियम की मदद से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं उस कोलेजियम को समाप्त कर उसके स्थान पर एनजेएसी के गठन को लेकर प्रावधान, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन को लेकर प्रावधान 99वां संविधान संशोधन 2014 होगा। 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत किया गया। लेकिन 99वां संविधान संशोधन 2014 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, यानी एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए एनजेएसी को खारिज कर दिया कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचा में आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा पहले से जो व्यवस्था कोलेजियम की चली आ रही है वही व्यवस्था आगे भी चलेगी और कोलेजियम की मदद से ही जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता 100वां संविधान संशोधन के तहत हुआ। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत क्या हुआ है? 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत जो है ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया, जिसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 का बी जोड़ा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का बी जोड़ा गया। और फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उन्हें 10% तक आरक्षण दिया गया, यानी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत दिया गया है। फिर इसके बाद 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसके तहत जो है एससी एसटी के आरक्षण के सीमा को बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया है और साथ ही साथ लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता था उसको समाप्त करने की घोषणा की गई।
तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एससी और एसटी के आरक्षण के सीमा को 2020 से बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया है और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता था उसे समाप्त करने की घोषणा की गई है। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, इसके तहत जो है राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपना ओबीसी सूची जारी कर सकता है, ओबीसी सूची बना सकता है और उसे जारी कर सकता है। पहले जो है यह अधिकार राज्य को नहीं हुआ करता था। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह अपना ओबीसी सूची बना सकता है और उसे जारी कर सकता है। और फिर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की अगर हम बात करें तो यह अधिनियम जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करता है और यह 15 वर्षों तक लागू रहेगा, 15 वर्षों तक लागू रहेगा। जैसे बाबू आप एक बात जानिए, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देता है। 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देता है। उसी प्रकार से जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है यह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने की बात करता है और यह आरक्षण 15 वर्षों तक लागू रहेगा। तो ये सब भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ये सब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को भी जो है बाबू आपको याद रखना है। तो जहां तक हम लोग याद कर लिए हैं वहां से आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोडो डोगरी तक याद कर लिए हैं जहां तक हमें स्मरण है। अब जो है हम लोग यहां से याद करेंगे, यानी 97वां से सहकारी समिति को लेकर प्रावधान। कौन संविधान संशोधन? सहकारी समिति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन भाग में? 9 के कौन अनुच्छेद में? मौलिक अधिकार के अंतर्गत सहकारी समिति को लेकर चर्चा कौन अनुच्छेद में? 19 के 1 के कौन संविधान संशोधन के तहत एनजेएसी के गठन को लेकर प्रावधान किया गया? 99वां ना? कौन संविधान संशोधन के तहत एनजेएसी के गठन को लेकर प्रावधान किया? 99वां ना? एनजेएसी का फुल फॉर्म। और इसके बाद कौन संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता? 100वां ना? कौन संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता? 100वां ना? जीएसटी को लागू किया गया। 100 जीएसटी किस प्रकार का कर? ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है और ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने को लेकर कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? 338 का सामान्य वर्ग के लोगों को यानी आर्थिक तौर पर आरक्षण 10% तक आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को कौन संविधान संशोधन के 103 एससी एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया। कौन संविधान संशोधन? 104 लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान को समाप्त किस संविधान संशोधन के? 104 राज्य को ओबीसी सूची बनाने और जारी करने का अधिकार कौन संविधान संशोधन के तहत? राज्य को ओबीसी सूची बनाने और जारी करने का अधिकार कौन संविधान संशोधन? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण कौन संविधान संशोधन के? 106 और कितने वर्षों के लिए यह? और महिलाओं को लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 1/3 आरक्षण दे रहा है। इसी वजह से तो इसको नारी शक्ति वंदना योजना भी कहा जाता है। नारी शक्ति वंदना विधेयक, नारी शक्ति वंदना विधेयक भी कहा जाता है, कहा गया था इसको, समझे? चलिए अब आगे आइए इतिहास।